Students, we now head to the next concepts. Number one is Pollution Control Board. देखिएगा, हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो चुका है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर बात चल रही है। तो देखिएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो डैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ऐसे सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड तो 1974 में डिफाइन हो गया। उसके बाद ऐसे ही सिमिलर बोर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स स्टेट लेवल पे भी इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि स्टेट्स और सेंटर आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते रहें। अब इनका काम क्या है, तो दे स्पेसिफाई द सेफ लिमिट्स ऑफ इमिशंस एंड एफ्लुएंट्स। देखिएगा, आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो फैक्ट्री से धुआं निकलेगा ही, केमिकल्स का इमिशन होगा ही, वेस्ट वाटर निकलेगा। इसके अलावा व्हीकल्स वगैरह चलेंगे तो कुछ ना कुछ फ्यूल जलने की वजह से वेस्ट मटेरियल ज़रूर जनरेट होगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है कि आपके यहाँ से वेस्ट मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है, चाहे वो स्मोक के तौर पे हो, चाहे वो वेस्ट वाटर के तौर पे हो, किसी भी तरीके से हो, उसमें केमिकल्स का कंटेंट या वेस्ट मटेरियल का कंटेंट कितना होना चाहिए, उसकी एक सेफ लिमिट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिमिट करता है। उससे ऊपर अगर आप जानते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काउंट होता है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो अवेयर्स द डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन टू द कॉमन पब्लिक, कि पॉल्यूशन होने की वजह से एनवायरनमेंट को कितना डेंजर हो रहा है और हमें पर्सनल लेवल पे कितना डेंजर होगा या बैड इम्पैक्ट होंगे, वो सब बताने का काम भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। दैन इट ऑल्सो ऑफर्स टेक हेल्प इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है जा सकती है या कैसे टेक सपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें हेल्प करता है, ना केवल कॉमन पब्लिक को बल्कि इंडस्ट्रीज़ को ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का लगभग टॉपिक ख़त्म होता है। इफ़ यू गो टू द चैप्टर्स नेम, इट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करके चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नई अप्रोच है जो कहती है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विदाउट अफेक्टिंग हार्मिंग द एनवायरनमेंट और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। देखिएगा, अभी के टाइम पे या कुछ पिछले 10-20 सालों में अगर हम बात करें तो हमने केवल अपनी करंट नीड्स को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को पूरा बर्बाद करके रख दिया। हम केवल अपनी नीड्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड्स या अप्रोच जो अभी डेवलप हुई है वो ये कहती है कि आप अपना डेवलपमेंट करिए, नो डाउट, बट साथ में आप अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखिए कि फ्यूल की ज़रूरत आपको है तो फ्यूचर जनरेशन को भी फ्यूल की ज़रूरत है, रिसोर्सेज का यूज़ आपको करना है तो फ्यूचर जनरेशन को भी करना है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन्स की नीड पे बात करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कहता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दीजिए, एनवायरनमेंट को हार्म मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसी एनवायरनमेंट में हमें रहना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ नीड्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोचेस हमें क्यों फॉलो करनी पड़ रही हैं, तो ये सब अभी पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ के आए हैं। हमारे सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो चुकी है, हम एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की, चाहे वो पेट्रोलियम की हो, चाहे वो मेटल्स की हो, मिनरल्स की हो, फ्यूल्स की हो। तो अल्टीमेटली एक्सेसिव माइनिंग की वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लेट होते जा रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच ही रहा है। इसके अलावा हर तरीके का पॉल्यूशन हमारे कंट्री में, हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ चुका है। स्मोक बढ़ चुका है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, एयर, वाटर, सॉइल तीनों की क्वालिटी बहुत लो हो चुकी है एंड अल्टीमेटली एनवायरनमेंट का ओवरऑल डिग्रेडेशन हो चुका है। इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि हम कैसे पहचानें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड वेलफेयर लेवल। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ के आए हैं कि जीडीपी के साथ लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज़ होना चाहिए, तो पर कैपिटा इनकम आप इंक्रीज़ करते रहिए। दैट मीन्स देखिएगा, हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दो, इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दो, लेकिन बेटा इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करना है कि इनकम और जीडीपी तो बढ़े ही बढ़े बट साथ में एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर 2, रेशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
रेशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इसलिए ताकि मैंने बार बार बोला था कि मेन अप्रोच ये है कि प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम एक अच्छा बल्क में छोड़ के जाएं। इसी वजह से आजकल ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात बहुत की जा रही है। नेक्स्ट, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज ऑन फ्यूचर नीड्स। एंड लास्टली, पॉल्यूशन को कम से कम करना है। ये 4 पॉइंट्स अगर हम अचीव कर लेते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, इन द फाइनल चेक ऑफ द चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के तौर पे स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कीजिए। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ वो मानी जाती है जिसमें वेस्ट का जनरेशन कम से कम हो और आउटपुट का जनरेशन मैक्सिमम होगी। देखिएगा, इनपुट करोगे तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट होगा ही होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करो जिसमें वेस्ट मटेरियल कम निकले और आउटपुट यानी फिजिबल आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा, इको फ्रेंडली टेक्स और फ्यूल्स का यूज़ करना है। ऐसी फ्यूल्स का, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, जैसे एलपीजी एंड सीएनजी। अगर हम गाँवों की बात करें तो वहाँ पर हम ट्रीज़ या फॉरेस्ट को कट ना करके बायोमास और गोबर गैस का यूज़ कर सकते हैं। इनसे एनवायरनमेंट में कम से कम पॉल्यूशन फैलता है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की बात हम करें, जितना रूरल डेवलपमेंट होगा उनके पास बेटर टेक्नोलॉजीज़ पहुंचेगी और वो भी उन तरीक़ों को अपना पाएंगे जिन तरीक़ों से शहरों में ये चीज़ हो रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एलपीजी एंड सीएनजी की बात कर रहे हैं, तो गाँवों में आप आज भी जाके एलपीजी और सीएनजी का नाम लोगे, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ भी डेवलपमेंट होगा तो ये इश्यूज़ वहाँ तक भी पहुँचेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी या ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम ख़त्म होता जा रहा है, कोयला, कोल ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें नए एनर्जी रिसोर्सेज की यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे उसमें एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का भी इसमें नाम लिया जा सकता है। तो ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हम वर्क करना शुरू करें। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेटा आपके टॉपिक कट चुका है तो मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो अप्रोच है जहाँ केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है, सब कुछ नेचुरल इनपुट से किया जाता है। यानी चाहे हम फसलों में छिड़कने के लिए कोई दवा यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचुरल होनी चाहिए। फसलों को अगर मैन्यूर यानी खाद दे रहे हैं तो वो नेचुरल इनपुट होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें केमिकल कंटेंट रखना ही नहीं है और सारा का सारा नेचुरल इनपुट से खेती करनी है। दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम ध्यान दें। हमने पढ़ा था वेस्ट लिटरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेस्ट अल्टीमेटली जाके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमारे कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज का मतलब है कि केवल लॉ बना देने से काम नहीं चलेगा, उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए और अगर कोई उनको ब्रेक करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह प्रॉपरली एग्जीक्यूट की जाए, तभी लोग लॉज को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। एंड लास्टली पब्लिक अवेयरनेस को किया जाए, क्योंकि देखिए बेटा, जब तक हम पब्लिक का किसी चीज़ में इनपुट नहीं लेंगे या उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्कीम पॉपुलर नहीं हो सकती या सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो पब्लिक को खुद को समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे व्हीकल्स का यूज़ कम हो और पॉल्यूशन कंटेंट या पॉल्यूशन का लेवल जो है वो एनवायरनमेंट में कम से कम हो। सो हियर बेटा वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर आप सालों से पढ़ते आए हो सकता है इस चैप्टर में नई कुछ बातें इस साल एडअप हुई है, बट मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं। तो होप इट इज़ ऑल नोन टू यू और आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ एनी क्वेश्चन परसिस्ट, feel free to talk to me. Take care of your health, take care of your environment, because both of them are necessary. Environment is necessary for health, health is also necessary for the good environment. So keep fit, stay fit, and we'll meet you in the next topic or in next chapter.